हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है इंसॉल्वेंसी, दिवालिया खातिर। वैसे तो इस समय इंसॉल्वेंसी एक्ट कोड 2016 आ चुका है। एक्ट का उचित नहीं होगा, कोड 2016। तो हम आज जो यहाँ पर कोड 2016 की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पुराना थोड़ा बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में या बुक्स जो आपके पास हैं जिनमें कोड 16 पे चर्चा नहीं की गई है, अभी पुराने पैटर्न पे लगाया जा रहा है। उस आधार को मानते हुए आज मैं जो है एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको इंसॉल्वेंसी बता देता हूँ। इंसॉल्वेंसी के साथ साथ क्रेडिटर्स क्या हैं, एसेट्स क्या है, ये बता देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डिफिशिएंसी अकाउंट के माध्यम से ये बताऊंगा कि इंसॉल्वेंसी का जो अकाउंट है वह कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब आप थोड़ा जान लें कि इंसॉल्वेंसी है क्या। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए। दिवालिया होने का मतलब यहाँ पागलपन से नहीं है। दिवालिया होने का मतलब है हिज पर्सन इज फाइनेंशियल पोजीशन इज बैड एंड पुअर। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो तो उसे हम इंसॉल्वेंसी बोल सकते हैं। ये भी ध्यान देना है कि इंसॉल्वेंसी जो है ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकते कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करने होंगे। ये भी ध्यान रखें कि यहाँ इंसॉल्वेंसी तभी लागू होगी जब किसी पर्सन के लोन एंड बॉरोड जो उसके कर्ज हैं उनकी संपत्तियों से ज्यादा हो जाती है। यहाँ व्यापार की बात हो रही है। आज मैं जो यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ वो एक व्यक्ति के इंसॉल्वेंसी होने की बात मैं करूंगा, न कि किसी फर्म के दिवालिया होने की बात मैं करूंगा। ध्यान रखेंगे, मैं केवल पर्सन के दिवालिया होने की बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिवालिया घोषित होने के लिए क्या करना होगा। दिवालिया घोषित होने के लिए सबसे पहले तो आपको पिटीशन दायर करना होगा। जिस पर्सन को इंसॉल्वेंट होना है, जो पर्सन दिवालिया हो रहा है, पहले उसे कोर्ट में पिटीशन दायर करना होगा कि वह पिटीशन ये दायर करता है कि मुझे दिवालिया घोषित किया जाए। तो पहला कंडीशन है कि पिटीशन दायर होना। दूसरी कंडीशन है एजुकेशन ऑर्डर का हमें जो है पालन करना होगा। ये देना होगा कि कोर्ट जो है ये ऑर्डर दे कि वास्तव में जिसने पिटीशन दायर किया है वो दिवालिया है, मीन्स उसे दिवालिया घोषित करे। अगर कोर्ट उसे दिवालिया घोषित कर देता है तो ही वो दिवालिया माना जाएगा, अन्यथा उसके कहने से वो दिवालिया घोषित नहीं होगा। तीसरे कंडीशन में हम लोग आए तो उसको प्रोडक्शन ऑर्डर भी मिल सकता है। प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब क्या है जानने का प्रयास करें। अगर कोई जो है इससे ये भय लगता है कि हम जो है प्रोडक्ट नहीं है, हमें जो है प्रोडक्ट करना होगा, हमें जेल में न बंद किया जाए, हमें नजरबंद न किया जाए, बंदी गृह में न डाला जाए, तो उसे कोर्ट जो है प्रोडक्शन ऑर्डर भी देती है। मतलब उसे बंद न किया जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। किससे सुरक्षा की जाए? उन लेनदारों से भी सुरक्षा की जाए जिसने उसने लोन ले रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो चौथी कंडीशन में आता है एंड आप देख सकते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का मतलब है जब ये लागू हो जाएगा कि यू आर इंसॉल्वेंट, आप दिवालिया हो, तो आपकी संपत्तियों को रियलाइज किया जाएगा, आपकी संपत्तियों को बेचा जाएगा, आपकी संपत्तियों को बेचने के बाद उसकी वसूली की जाएगी। तो ये चौथा कंडीशन होता है। फिर पांचवें नंबर पे हम लोग प्रूफ ऑफ बाई क्रेडिटर लेते हैं। उन क्रेडिटर से प्रूफ लेते हैं कि क्या प्रूफ है कि आपने दिवालिया पर्सन को लोन दिया है। अगर वो प्रूफ देने में सफल हो जाते हैं तो उनकी 4 कैटेगरी होगी जो मैं चर्चा करूंगा। तो क्रेडिटर प्रूफ देंगे कि हम जो है दिवालिया है पर्सन को लोन दिए हैं या दिवालिया पर्सन को कर्ज दिए हैं। क्लियर? आगे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोन भी होते हैं जिसमें वाइफ लोन और फ्रेंड लोन, तमाम ऐसे लोन होते हैं। वाइफ लोन, फ्रेंड लोन को भी साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने पति को या उसने अपने मित्र को लोन दिया है कि नहीं दिया है, वो अलग बात है। किसी से भी वो लोन ले सकता है, जिससे वो लोन लेगा उसे प्रूफ देना होगा कि लोन दिया गया है। अगली कंडीशन में आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स। उसके बाद जिन क्रेडिटर ने लोन दिया है उन्हें पेमेंट दिया जाएगा। पेमेंट देने का एक सीक्वेंस होगा। वो पेमेंट कैसे दिए जाएंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ, एक प्रोसीजर के माध्यम से बताता हूँ। अगर इस वीडियो में कवर न कर पाया तो अगले पार्ट 2 वीडियो में मैं कवर करके बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए।
लास्ट में होता है डिस्चार्ज द ऑर्डर, और जो कोर्ट का आदेश होता है उसको डिस्चार्ज किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। ऑर्डर को समाप्त करने का मतलब है जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करते हुए, पेमेंट करते हुए सब कुछ समाप्त कर दिया जाए। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि कोर्ट के द्वारा दिए गए जो ऑर्डर हैं उनका अनुपालन किया जाए और क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया जाए, और जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसे भी सुरक्षा प्रदान की जाए, और क्रेडिटर को पेमेंट पूरा होगा कि कम होगा वो जो कंडीशन बताएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हैं, ये तो रहा प्रोसीजर जो मैंने 7 प्रकार नीचे लिख रखे हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि क्रेडिटर की बात करते हैं कि जिन लोगों से उसने लोन लिया, किसने लोन लिया, ध्यान रखना है आपको। इंसॉल्वेंट पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इंसॉल्वेंट पर्सन ने जिन लोगों से ऋण लिया उनको हम लोग पहले 2 वर्गों में बांट लें। तो देखिए मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर को 2 वर्गों में बांटे। पहला क्या होगा, सिक्योर्ड, और दूसरा होगा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब होता है सुरक्षित लेनदार, अनसिक्योर्ड का मतलब होता है असुरक्षित लेनदार। सिक्योर्ड में हम लोग उसको भी 2 कैटेगरी में बांट लेंगे, एक फुल्ली सिक्योर्ड होगा और एक पार्टली सिक्योर्ड होगा या पार्शली सिक्योर्ड होगा। फुल्ली सिक्योर्ड क्या होता है, जब कोई क्रेडिटर लोन देने से पहले लोन देने वाले को उससे ज्यादा की सिक्योरिटी ले लेता है। मीन्स अगर आपने दिवालिया पर्सन को 1 लाख रुपए का लोन दिया और उससे 1 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी आपने अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रख ली, तो आप पूरा सिक्योर्ड माने जाएंगे, जिसको बोलेंगे इज इट ए फुल्ली सिक्योर्ड। अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन दे करके कुछ कम की सिक्योरिटी प्रदान की है, कुछ कम सिक्योरिटी लिया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप फुल्ली सिक्योर्ड न होके पार्शली सिक्योर्ड की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप फुल्ली सिक्योर्ड हैं तो आपको लिस्ट बी की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आप पार्टली सिक्योर्ड हैं तो आपको लिस्ट सी की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि बी और सी आ गया तो ए कहां गया। अभी हम ए की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से फीडबैक दे देता हूं। अगर आप सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं तो आप फुल्ली या पार्टली सिक्योर्ड होंगे। अगर आपने ज्यादा की सिक्योरिटी लेके लोन दिया है तो आप लिस्ट बी में आएंगे। अगर आपने लोन दे करके कम सिक्योरिटी लिया है तो आप लिस्ट सी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर आप जो है अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आएंगे तो भी मैं उसको 2 वैरायटी में बांट दूंगा। एक है फुल्ली अनसिक्योर्ड। फुल्ली अनसिक्योर्ड का मतलब है आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है। मीन्स ऐसे लोग जिन्होंने लोन देते समय इंसॉल्वेंट पर्सन से कोई सुरक्षा नहीं मांगी। कोई सुरक्षा नहीं मांगने का मतलब बस लोन दे दिया। इसमें ज्यादातर मित्र, यार और पत्नी आती हैं, क्लियर, और सगे संबंधी आते हैं जो कोई सुरक्षा नहीं लेते, बस लोन दे देते हैं। प्रेफरेंशियल जो है इज ए पार्ट ऑफ आल्सो फुल्ली सिक्योर्ड। प्रेफरेंशियल फुल्ली सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का ही पार्ट है, ध्यान रखेंगे। फुल्ली अनसिक्योर्ड का ही पार्ट होता है प्रेफरेंशियल। उसको हम लोग लिस्ट डी में रखते हैं, इनको लिस्ट ए में रखते हैं। लिस्ट डी में क्यों रखा जाता है इसको समझना होगा। आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में से जिन लोगों को पेमेंट की प्राथमिकता प्रदान होगी, ध्यान रखेंगे, जिनको लिस्ट बी और सी के बाद पहले पेमेंट मिलता है वो माने जाते हैं लिस्ट डी। ठीक है, और ये लिस्ट डी जो है वो अनसिक्योर्ड लिस्ट ए का ही हिस्सा होते हैं, जिनको हम अलग कर लेते हैं। इनको लिस्ट डी को अलग कैसे करेंगे इसको समझना है। लिस्ट डी को अलग करने के लिए आपको 1909 और 1920 के नियम जानने होंगे। पहले 1909 का नियम थोड़ा जान लेते हैं। 1909 जो है ये प्रेसिडेंसी एक्ट है और 1920 जो है वो प्रोविंशियल एक्ट है। 1909 में 4 मेट्रो सिटी में से 3 मेट्रो सिटी में ये नियम लागू होते हैं। पहला जान लें, पहला है कोलकाता, दूसरा है मुंबई और तीसरा है चेन्नई। दिल्ली की बात हम नहीं करेंगे। दिल्ली जो है ये 1920 में ही रख दिया गया है, तो मेट्रो सिटी ही, लेकिन उसको हम लोग 1920 में रखेंगे। ध्यान रखेंगे भारत में चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता ये जो है 1909 में नियम फॉलो होंगे। अदरवाइज जो भी होंगे उन्हें हम 1920 में रखेंगे। अब 1909 1920 में जो लोग आएंगे उनको हम लिस्ट डी मान लेंगे और डी को पहले पेमेंट होगा। किसके पहले पेमेंट होगा? लिस्ट ए के पहले। कि मैं अगले वीडियो में आपको जो है स्टेटमेंट के माध्यम से समझाऊंगा। अभी मैं चर्चा कर लेता हूं 1909 1920 की। 1909 1920 को ध्यान से सुने। अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट होता है उससे 4 महीने पीछे की पेमेंट ही स्वीकार किए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, अगर कोई इंसॉल्वेंट होता है तो उससे पीछे के 4 महीने के ही पेमेंट स्वीकार किए जाएंगे। उसमें क्या आएगा इसको जानेंगे बहुत ध्यान से। पहली कंडीशन, अगर आपका कोई कर्मचारी आपसे वेतन मांगता है
तो आप 1909 में किसी कर्मचारी को, ध्यान रखें विशेषकर वो क्लर्क होना चाहिए, कोई अधिकारी वर्ग का नहीं होना चाहिए, किसी क्लर्क को आप 300 रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, एक कर्मचारी को 300 रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू 1999 में 1909। अगर 1920 में वो आता है तो आप ध्यान रखेंगे 20 रुपए से ज्यादा उसे नहीं दे सकते। अगर कोई मजदूर है, वेज मांगता है, तो 1909 में 4 महीने का पेमेंट 100 रुपए पेमेंट कर सकते हैं, अधिक से अधिक 100 रुपए, ध्यान रखेंगे। और 1920 में अगर है तो आप केवल जो है 20 रुपए ही पेमेंट करेंगे। अगर कोई मकान मालिक इंस्टॉलमेंट पर्सन से दुकान का किराया मांगता है, अगर दुकान किराए पे थी तो 1909 के अनुसार 1 महीने का किराया भुगतान किया जा सकता है। 1920 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो मैं बता रहा हूं 300, 100 और ये जो 1 महीने किराया, ये सब डी कैटेगरी में आएंगे, और जो डी में नहीं आएगा उसको हम ए में डाल देंगे। अगली बात, अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन है या कोर्ट का नोटिस है, तो वह व्यक्ति चाहे 1909 हो और चाहे 1920 हो, दोनों कंडीशन में उसे पेमेंट पाने का हक है, 1909 1920 में भी। अगर गवर्नमेंट का कोई टैक्स बकाया है, कोई किसी प्रकार का टैक्स बकाया है, जीएसटी है जो कि सब टैक्स सब इंक्लूड हो चुका है, इनकम टैक्स है, वाटर टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स है, कोई भी टैक्स है, वो 1909 या 1920 में डी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और लिस्ट ए में शामिल नहीं किया जाएगा। एक बार मैं फिर से फीडबैक देता हूं, ध्यान सुने। किसी भी क्लर्क को 300 रुपए दे सकते हैं 1909 में, 1920 में 20 रुपए, याद रखें 1920 में 20 रुपए। किसी भी मजदूर को 100 रुपए दे सकते हैं 1909 के अनुसार, और 1920 में 20 रुपए। किराए की बात की जाए, दुकान किराया तो 1 महीने का किराया 1909 में दे सकते हैं, 1920 में नहीं दे सकते। किसी प्रकार का कॉम्पनसेशन या कोर्ट की नोटिस है तो 1909 और 20 में दे सकते हैं, दोनों में दे सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई टैक्स बाकी है गवर्नमेंट का तो वो भी जो है डी माना जाएगा, और जो इस कैटेगरी में आएगा वो डी होगा, जो नहीं आएगा वो ए बन जाएगा। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में और विधिवत करेंगे। 1909 1920 ध्यान रखेंगे, मैं कोड 2016 पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये पुराना पैटर्न है, इसलिए कि जो बच्चे कोड 2016 जानते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले का जो प्रोसीजर है उसको मैं पढ़ा रहा हूं अभी। आगे मैं कोड 2016 पे भी चर्चा करूंगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कैटेगरी, यहाँ 4 कैटेगरी हो गई। ये हो गया लिस्ट बी, ये हो गया लिस्ट सी, लिस्ट ए और लिस्ट डी। ये तो आपके क्रेडिटर की कैटेगरी हो जाती है। अब इनको पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी संपत्तियों को बेचना होगा। संपत्तियों को 3 कैटेगरी में रखें, लिस्ट ई, लिस्ट एफ, लिस्ट जी। लिस्ट ई की कैटेगरी बहुत लंबी है, उसको मैं अभी बताऊंगा। पहले लिस्ट एफ में आते हैं। संडे डेटर उठाएं। संडे डेटर का मतलब है आपने भी किसी को उधार माल बेचा होगा तो उन्हें बोलेंगे संडे डेटर। संडे डेटर में 3 प्रकार के डेटर होंगे। पहला होगा गुड डेटर। गुड डेटर का मतलब होता है ऐसे डेटर जिनको आपने माल बेचा और वो पूरा पैसा दे जाएंगे। बैड डेट्स, ऐसे डेटर जो आपको कुछ भी पैसा नहीं देंगे। डाउटफुल का मतलब है कुछ ऐसे डेटर होंगे जो कुछ पैसा देंगे, कुछ नहीं देंगे लेकिन कुछ देंगे। मीन्स 3 कैटेगरी है। पहला जो पूरा दे जाएंगे आपको, बैड जो कुछ नहीं दे जाएंगे आपको, डाउटफुल का मतलब है जो आपको कुछ दे जाएंगे। इनको लिस्ट एफ की कैटेगरी में रखें। लिस्ट जी में आप बिल ऑफ एक्सचेंज रखें, ऐसे चेक जिनको भुनाकर आप पैसा बाजार से उठा सकते हैं, मार्केट से उठा सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। आपके पास भी कुछ लोगों का प्रॉमिस लेटर होगा, चेक होगा, हुंडी होगी, जिसे आप भुना सकते हैं, वो लिस्ट जी में आएगा। और जो लिस्ट एफ और जी में नहीं आता उसी को लिस्ट ई में रखेंगे। जैसे आपका कैश एट बैंक, आपके पास कोई मशीन, फर्नीचर या प्रॉपर्टीज कुछ भी है, चाहे वो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है, अगर उसको भी आपने गिरवी रखा उसको भी हम यहाँ ले लेंगे। तो लिस्ट ई में एफ और जी को छोड़ के जो भी आएगा वो यहाँ आ जाएगा। और ध्यान रखें सबसे महत्वपूर्ण आता है लास्ट में लिस्ट एच, जो कल आपको समझ में आएगा, अगले वीडियो में समझ में आएगा। या तो आप पेमेंट करने में सफलता हासिल करेंगे, अगर आप क्रेडिटर का पेमेंट कर दिए तो आप सरप्लस में जा सकते हैं, कुछ पैसा बच सकता है आपके पास। अगर आप क्रेडिटर का पेमेंट अमूमन नहीं कर पाएंगे, वैसे वास्तव में आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप दिवालिया हैं, तो आपकी डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। और डेफिशिएंसी कैसे एडजस्ट की जाएगी, कहां दिखाई जाएगी, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने पूरा प्रयास किया है आज कि आपको मैं काइंड्स ऑफ क्रेडिटर और काइंड्स ऑफ एसेट्स और प्लस इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर फॉलो करके बताऊं। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, और आपसे ये पूरी उम्मीद है कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपडेट वीडियो आप तक मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।